रूस में व्लादिमीर पुतिन के इस्तीफे की सार्वजनिक मांग करने वालों का अक्सर यही अंजाम होता है, वे खिड़की से गिर जाते हैं। यह कोई मुहावरा नहीं, बल्कि बार बार दोहराया गया पैटर्न है जो देश में मजाक बन गया है। वैसे ये एक काला मजाक है। इसीलिए जब मॉस्को में एक आम महिला ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, बिना मास्क के, बिना अपनी पहचान छिपाए अपना चेहरा दिखाया और पुतिन से इस्तीफा देने को कहा। मैं यहाँ मॉस्को के इलाके कपोतन्या में धमाकों के वीडियो देख रही हूँ। अब लेनिनग्राद के इलाके में भी और कई दूसरी जगहों पर भी। कितने सालों से हम बेलगोरोद, ब्रायंस्क के इलाकों में धमाके देख रहे हैं। पुतिन, हमारी सुरक्षा कहाँ है? जब आपने OME शुरू करने का फैसला लिया तो आपने हमसे, जनता से नहीं पूछा। आपने किसी से नहीं पूछा। सुरक्षा सुनिश्चित करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे। हम उनका महाभियोग मांगेंगे। सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, महत्वपूर्ण सवाल कुछ और है। ऐसा क्या बदल गया कि अब उसे डर नहीं लगता? उसे ये बात जरूर पता थी। अगर उसे नहीं पता था, जबकि वह देश पर 1/4 सदी से शासन कर रहा है, तो वह बस एक विकृत व्यक्ति है, एक असंतुलित इंसान। ये उसके इस्तीफा देने का एक और कारण है। इस सवाल का जवाब एक ऐसी बात को उजागर करता है जिसे कोई भी प्रतिबंध, कोई भी ड्रोन और कोई भी सेना हासिल नहीं कर सकती। एक ऐसी चीज जो जब बाहर निकलना शुरू हो जाती है तो वापस नहीं आती। पुतिन वही चीज खो रहे हैं जिसकी उनके जैसे लोगों को जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है, और वो डर है, न कि पैसा या तेल। जब आप समझते हैं कि डर कैसे टूटता है, तो समझते हैं कि मोबाइल से बना वीडियो क्रेमलिन को जलती रिफाइनरी से ज्यादा क्यों डराता है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस महिला ने जो किया वह असाधारण क्यों है? देखिए, 26 सालों तक रूस में एक नियम बहुत सीधा था। आप घर पर चुपचाप जो चाहे सोच सकते हैं। जोर से बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, और इसकी कीमत आपकी जानी पहचानी जिंदगी है। अब युद्ध की आलोचना करना नया अपराध है। वे इसे सशस्त्र बलों को बदनाम करना कहते हैं। एक वाक्य पोस्ट करने पर भी लोगों को जुर्माना, मुकदमा या जेल हुई है। एक मामला है जिसमें एक निवासी को जुर्माना लगाया गया क्योंकि एक व्यक्ति ने, जिसे अदालत ने पुरुष जैसी आवाज बताया, वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बुरा बोला। जुर्माने के दस्तावेज में यह साफ लिखा है। सोचिए, ये कितनी बेतुकी बात है। सरकार कागज पर लिख देती है कि आपको अपनी राय के लिए सजा दी जाएगी, और वो आपके बोलने के लहजे को भी सबूत के तौर पर लिखते हैं। यहाँ एक बात है जो कम लोग समझते हैं। सोचिए, एक कमरे में 100 लोग हैं, जिनमें 99 लोग जो हो रहा है उससे नफरत करते हैं। हर कोई सोचता है कि वह अकेला है। कोई भी गार्ड की वजह से नहीं, बल्कि उन 98 लोगों के कारण चुप है जो शासन से सहमत दिखते हैं। यही कारण है कि रूस रुका है। ये जेल नहीं है, ये दूसरों की चुप्पी है। इसके लिए एक नाम है। एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री, जिनका नाम तिमूर कुरान है, पता किया कि ऐसे शासन लंबे समय क्यों टिकते हैं और फिर अचानक गिर जाते हैं। वह इसे वरीयताओं का मिथ्याकरण कहते हैं। विचार यह है, तानाशाही में सभी सार्वजनिक रूप से मुखौटा पहनते हैं। बाहर ताली बजाता, अंदर नफरत करता है, क्योंकि कोई भी अपना मुखौटा नहीं उतारता। सबको लगता है सिर्फ वही दिखावा कर रहा है और बाकी सच में समर्थन करते हैं। सोचो, इसका क्या मतलब है? अगर लगभग पूरी आबादी शासन से नफरत करती है, लेकिन हर कोई सोचता है कि सिर्फ वही ऐसा सोचता है, तो जानते हो क्या होता है? कोई भी कुछ नहीं करता। हर इंसान एक ऐसी बहुमत से डरकर चुप रहता है जो असल में है ही नहीं। पुतिन की 80% स्वीकृति दर हमेशा इसी तरह काम करती रही है। वो कभी प्यार नहीं था। ये लाखों लोग थे जो मानते थे कि बाकी सभी लोग अब भी डरे हुए हैं। डर पर बने सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी होती है, उसे गिराने के लिए बस पुतिन से भी ज्यादा डरावनी चीज चाहिए। और यही चीज सामने आई। 3 साल तक आम रूसी नागरिक के लिए युद्ध एक दूर की चीज थी। ये टीवी पर होता था, एक पड़ोसी देश में, और सैनिक हमेशा किसी और के बेटे होते थे। बाकी काम प्रोपेगेंडा कर देता था। फिर युद्ध ने सीमा पार की
और हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। ड्रोन मॉस्को पर गिरने लगे और रूस के अंदर रिफाइनरियां जलने लगी और दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक देश में पेट्रोल पंपों से ईंधन गायब होने लगा। यहाँ के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल है। इस जून के अंत तक रूस के आधे से अधिक क्षेत्रों में पेट्रोल राशनिंग थी। हमलों के कारण देश की रिफाइनिंग क्षमता का 5वां हिस्सा से भी ज्यादा बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो पूरी दुनिया में इस पर नजर रखती है, ने विनाश के स्तर को संघर्ष के इतिहास में अभूतपूर्व बताया है। और एक वाक्य है जो सब कुछ संक्षेप में कह देता है। एक वाक्य जो यूक्रेन ने नहीं कहा बल्कि पश्चिमी ऊर्जा विश्लेषकों ने कहा। रिफाइनरियों पर हमलों ने सूचना का बुलबुला तोड़ दिया। वह बुलबुला जिसे सरकारी टेलीविजन ने युद्ध की सच्चाई से लोगों को दूर रखने के लिए बनाया था। अचानक पेट्रोल पंप पर लगी कतार एक ऐसी कहानी बताती है जिसे रात के समाचार अब छुपा नहीं सकते। अब आम रूसी के 2 डर है। पुतिन के खिलाफ बोलने का पुराना डर और नया ठोस डर जो वह अपनी जेब में महसूस करता है और रात में आसमान में सुनता है। मॉस्को में एक यूक्रेनी ड्रोन घूमता है। जब 2 डर टकराते हैं तो एक झुकता है। और फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ऐसी स्थिति में भी राज्य तुम्हारी रक्षा कर सकता है? इस सवाल का जवाब जल्दी ही मिल गया और वो जवाब था जोरदार नहीं। 22 जून को मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई, जो 2022 की मोबिलाइजेशन के बाद सबसे बुरी थी। ये पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। 15 लगातार हफ्तों तक घाटे में रहने के बाद मुझे आपसे ईमानदारी रखनी होगी। यही विश्लेषण और पक्षपात में अंतर करता है। ये गिरावट रूसी लोगों के सड़कों पर आने से नहीं हुई, यह बाजार के ठंडे कारणों से हुई थी। शांति वार्ता रुक गई थी, केंद्रीय बैंक की ऊंची ब्याज दरें और यह संभावना कि ईरानी तेल फिर से बाजार में आएगा और कीमत गिरा देगा। शेयर बाजार में पैसा डर से चलता है, गुस्से से नहीं। लेकिन सरकार ने जो किया उस घाटे को भरने के लिए वही असली मायूसी दिखाता है। रूसी सेंट्रल बैंक ने एक कदम उठाया जिसे एक अर्थशास्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया। मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूं। देखिए, बैंक नया पैसा छापता है, वह पैसा बैंकों को दे देता है, फिर बैंक उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए करते हैं। सरकार वह पैसा ज्यादातर युद्ध पर खर्च करती है। ये एक बंद चक्र है। हवा में से बनाया गया पैसा उसी गड्ढे को वित्त पोषित करने में लगाया जा रहा है जो ये खुद खोद रहा है। जैसा कि आपने समझा, यह टिकाऊ नहीं है और बाजार ने भी यह समझ लिया है। और जैसे जैसे पैसा जल रहा था, वैसे वैसे हथियार बनाने की क्षमता भी जल रही थी। शेयर बाजार गिरने वाले दिन यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी शहर वोरोजनेज में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री पर हमला किया और ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। यूक्रेनियों के अनुसार यह हमला स्टॉर्म शैडो से किया गया था, जो एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। एक पश्चिमी हथियार जो रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक उड़कर एक बहुत ही खास लक्ष्य को निशाना बना रहा है। क्योंकि यह फैक्ट्री कोई आम फैक्ट्री नहीं है, यह उन मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है जिन्हें रूस यूक्रेन के शहरों पर इस्तेमाल करता है। वे चिप्स जो इन हथियारों का दिमाग बनते हैं। और जानते हैं कि इसका जल्दी कोई हल क्यों नहीं है? क्योंकि चिप की फैक्ट्री कोई साधारण गोदाम नहीं होती। इसमें क्लीन रूम चाहिए होते हैं जिनमें कण स्तर तक धूल का नियंत्रण हो, और ऐसे उपकरण जिनमें से ज्यादातर जर्मनी से आते थे, आज प्रतिबंधों की वजह से खरीदना नामुमकिन है। कुछ महीने पहले यूक्रेन ने ब्रियांस्क शहर में एक और सैन्य चिप फैक्ट्री को भी निशाना बनाया था। स्वतंत्र विश्लेषकों ने इस नुकसान को महीनों नहीं बल्कि सालों का बताया।
चिप्स के मामले में रूस की सबसे उन्नत तकनीक आज उस स्तर पर है जिसे बाकी दुनिया 2004 में ही पार कर चुकी थी। यह महीनों की देरी नहीं, ये दशकों की देरी है। यही हम कहानी के मुख्य बिंदु पर आते हैं, अपमान। रूस, जो तेल का दिग्गज है, कजाकिस्तान से पेट्रोल उधार मांगने लगा और चीनी ईंधन के काफिलों के रूसी क्षेत्र में चलने के भी रिकॉर्ड है। जो देश कभी दुनिया को ईंधन देने का दावा करता था, अब खुद टैंक भरने के लिए पड़ोसी से मदद मांग रहा है। इस बारे में थोड़ा सोचिए। रूसी सरकार अब अपने नागरिकों की बचत की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये उस फैक्ट्री की भी रक्षा नहीं करती जहां वे काम करते हैं, और वह गली के कोने के पेट्रोल पंप की भी रक्षा नहीं करती। पुतिन का अपने लोगों के साथ जो अनुबंध था वह सीधा था और डर पर टिका हुआ था। आज्ञा मानो और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। वह सुरक्षा अब खत्म हो गई है, और जब सुरक्षा खत्म हो जाती है तो आज्ञा मानते रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ठीक यही से एक तानाशाह के लिए सबसे खतरनाक चीज होना शुरू हो जाती है। डर पैसे की तरह छापा नहीं जा सकता, पेट्रोल की तरह कजाकिस्तान से आयात भी नहीं किया जा सकता, और एक बार जब ये बाहर निकल जाता है तो इसे वापस अंदर नहीं डाला जा सकता। क्या तुम्हें याद है जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, उस कमरे की जिसमें 100 लोग थे? यही बात है। सामूहिक डर तब तक ही होता है जब तक हर कोई यह मानता है कि वह जो सोच रहा है उसमें अकेला है। जहां तक हिम्मत की बात है, वह भी वैसे ही काम करती है, बस उल्टा। जिस पल कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बोलता है और बच जाता है, वह बाकी सभी को एक संकेत भेजता है। संकेत कहता है बोलना संभव है, और फिर अगला व्यक्ति बोलता है और वो अगले को अनुमति देता है। राजनीतिक वैज्ञानिक इसे श्रृंखलात्मक प्रभाव कहते हैं। ये सब एक बूंद या एक व्यक्ति से शुरू होता है, और जब तक पता चलता है तब तक ये एक ऐसी बाढ़ बन जाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मॉस्को में वे महिलाएं खुले चेहरे के साथ कोई अकेली पागल औरतें नहीं हैं, वे पहली दिखाई देने वाली बूंद है। पुतिन, हमारी सुरक्षा कहाँ है? जब आपने OME शुरू किया तो आपने जनता से नहीं पूछा, आपने किसी से नहीं पूछा। हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे, हम उनका महाभियोग मांगेंगे। उन्होंने OME की घोषणा से पहले सोचा था। उन्हें पता होना चाहिए था कि वायु रक्षा बेकार है, बजट चोरी हो गया है, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर वह देश पर 25 साल से शासन कर रहे हैं और फिर भी नहीं जानते तो वह विकृत और असंतुलित हैं। ये उनके इस्तीफा देने का एक और कारण है। उनमें से एक कैमरे की तरफ देखती है और कहती है कि अब वह पुतिन को सम्माननीय नहीं कहेगी, क्योंकि जनता अब उनका सम्मान नहीं करती। वह उस पर देश को बर्बाद करने और आदमियों को एक अनचाहे टुकड़े के लिए मरने भेजने का आरोप लगाती है, और ये सब जानते हुए भी खुले आम करती है कि इसकी क्या कीमत है। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, और यही वजह है कि जो लोग जानते हैं उन्हें यह सोचकर सिहरन होती है। उसने 100 खोज, कोल खोज सब बर्बाद कर दिए, न खेत बचे, न फार्म, कुछ भी नहीं बचा। अब आपने हमारे लोगों को किसी ऐसी जमीन के लिए लड़ने भेज दिया है जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम पर बमबारी हो। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, पति और पिता उन मोर्चों पर मरे। 80 के दशक के अंत में पूर्वी यूरोप में डर मानो हमेशा रहने वाला था। ऐसा लग रहा था कि डर तब तक रहेगा जब तक वह अचानक गायब ना हो जाए। पोलैंड में एक असंतुष्ट ने दिखाया कि शासन को चुनौती देकर भी बचा जा सकता है, जिससे एक लहर चली और मजबूत दिखने वाली सरकारें कुछ ही महीनों में एक के बाद एक गिर गईं। यह धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक ही बार में हुआ। चीजें ऐसे ही खत्म होती है, पहले धीरे धीरे, फिर अचानक। अब तक हमने जो कुछ भी देखा, शेयर बाजार, रिफाइनरियां, चिप्स, सरकार फिर से संभल सकती है, इसमें समय और पैसा लगता है, लेकिन मुमकिन है नहीं। जिस दिन आम रूसी को समझ आ जाएगा कि वो अकेला नहीं है, फिर चीजों को वापस नहीं मोड़ा जा सकेगा। अगर ये सिर्फ मोबाइल कैमरा वाले नागरिकों तक सीमित रहता
तो क्रेमलिन को राहत मिलती। लेकिन ये लीक उस एकमात्र जगह तक पहुंच गया जहां पुतिन इसे पहुंचने नहीं दे सकते। ये उन लोगों तक पहुंच गया है जिनके पास हथियार है। तमगों से सजा एक रूसी युद्ध अनुभवी ने राष्ट्रपति को सीधी अपील रिकॉर्ड की। वह कहते हैं कि रूसी सैनिकों को उनके अपने कमांडरों द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें यातना दी जा रही है और उनसे जबरन वसूली की जा रही है। कारण, उन्होंने आत्मघाती आदेश मानने से इनकार किया था और वह सब कुछ बताने के लिए पुतिन से मुलाकात की मांग कर रहा है। उसकी चेतावनी स्पष्ट है, अगर ये बातचीत नहीं होती है तो सेना क्रेमलिन के खिलाफ अपने हथियार उठा लेगी। इस अपील को 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। इस समय हमारे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों सैनिक काल कोठरी में बंद हैं, अपने कमांडरों द्वारा दंडित किए जा रहे हैं। वे सड़ रहे हैं तथा कथित गेस्टापो द्वारा उन्हें यातना और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया को अंजाम देने से। मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती आदेश, क्योंकि उन्होंने अपने वित्तीय संसाधन सौंपने से इनकार कर दिया था। और वह अकेला नहीं था। एक नकाबपोश हथियारबंद सैनिकों के समूह ने कतार में खड़े होकर एक वीडियो में उस अनुभवी का समर्थन किया। वे कहते हैं कि ये आग अब नहीं बुझेगी और सैनिकों की पीड़ा के जिम्मेदार लोगों की ओर हथियार मोड़ने की धमकी दोहराते हैं। और वो खामोशी है जो सब कुछ से ज्यादा बोलती है। सालों तक पुतिन ने एक परमाणु रेडलाइन खींची थी। उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों से रूसी जमीन पर हमला करता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो रूस के साथ युद्ध में है और वह उसी स्तर पर जवाब देंगे। तो अब यूक्रेन ने कई बार ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी जमीन पर हमला किया है और परमाणु जवाब नहीं आया। शायद ये परमाणु धमकियां शुरू से ही एक ब्लफ थी। शायद पर्दे के पीछे कोई रोकथाम हो रही है जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन मुद्दा वजह का अंदाजा लगाना नहीं है, ये है कि रूसी लोग क्या देख रहे हैं। उनके नेता की सबसे बड़ी धमकी दुनिया के सामने बेअसर साबित हुई। एक धमकी जिसे सबने नाकाम होते देखा डराना बंद कर देती है। और एक नेता जो अब डराता नहीं है, एक ऐसे सिस्टम में जो सिर्फ डर से चलता था, उसके पास ऐसा मसला है जिसे कोई पैसा हल नहीं कर सकता। संयोग नहीं है कि रूस के खुद के युद्ध प्रचारक घबरा गए, आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे जवाब मांग रहे हैं जो नहीं मिल रहे। जब दर्शक अपनी टीम को गाली दे तो खेल पलट चुका होता है। बाहर से देखने पर फैसला वही रहता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसे एक वाक्य में संक्षेपित किया। उन्होंने कहा कि अब मॉस्को को यह स्पष्ट हो गया है कि रूस यह युद्ध नहीं जीतेगा। देश के भीतर लाखों लोग भी इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। सबको अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि वे अकेले नहीं हैं। यूक्रेन अब एक नई ताकत की स्थिति में है। मॉस्को अब इसे समझने लगा है, रूस यह युद्ध नहीं जीतेगा। और देवियों और सज्जनों, यूरोप का कीव को समर्थन अडिग है। हम रूस की पहले से ही कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब उस महिला की बात करें जो मॉस्को में थी। चेहरा खुला रखकर रूस के सबसे ताकतवर व्यक्ति को वहां से जाने को कह रही थी। उसमें जो बदला वो उसकी हिम्मत नहीं थी, बल्कि वो गणना थी जो उसने मन ही मन करना शुरू कर दिया था। 26 सालों तक चुप रहना ही समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि हर रूसी मानता था कि बाकी सभी अब भी डरे हुए हैं। लाखों लोगों पर एक आदमी का डर काम करता है। जब तक हर इंसान ये मानता है कि वो अकेला है। लेकिन डर ही एकमात्र चीज है जिसे पुतिन छाप नहीं सकते। इसे कजाकिस्तान से आयात नहीं किया जा सकता और इसे नष्ट होने के बाद फिर से नहीं बनाया जा सकता। एक जली हुई रिफाइनरी कुछ महीनों में फिर से काम करने लगती है। एक चिप फैक्ट्री को फिर से शुरू होने में सालों लग जाते हैं। जिस दिन आम रूसी समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है, वह दिन लौटता नहीं।
यही ठीक वही तरीका था जिससे पूर्वी यूरोप 80 के दशक के अंत में ढह गया था। धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक ही बार में, जब चुप्पी बार बार टूटी और हर व्यक्ति जो बोलता था वह अगले को अनुमति देता था। कोई नहीं जानता रूस वहां पहुंचा है या नहीं। शायद वो बस एक औरत कैमरे के सामने। एक और सर्दी डर के साथ आने वाली है। लेकिन पुतिन इतिहास को किसी भी और की तरह अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं, और यही वजह है कि मोबाइल फोन का वीडियो उन्हें जलती हुई रिफाइनरी से ज्यादा डराता है, क्योंकि वो रिफाइनरी दोबारा बना सकता है, लेकिन उसे नहीं। तो सवाल ये उठता है, और मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, अगर डर ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो क्या रूस उस मोड़ से आगे बढ़ चुका है, या पुतिन के पास नियंत्रण वापस पाने का समय बचा है? ये कहानी यही खत्म नहीं होती, और ये चैनल हर कदम पर आपके साथ रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो आने वाला है वो आपसे छूट ना जाए। अगली वीडियो तक अलविदा।